नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में समाज के नौजवान वर्ग की बात लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है उत्तराखंड में ना तो उद्योग धंधे लगे, ना ही सरकारी नौकरियां अब देने का कोई योजना है, तो नौजवान कहाँ जाए। आज मैं अपने नौजवानों की बात करना चाहता हूं। देखिए, बड़ी उम्मीदों के साथ हमने ये राज्य बनाया था। आंकड़े इस बात को कहते हैं। आज राज्य बनने के बाद अब करीब करीब 19-20 साल बाद के ये आंकड़े मेरे पास हैं। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि केरला तो पहले से ही टॉप करता था देश में लिटरेसी रेट में। केरल प्रदेश, केरल के बाद दूसरा नंबर आता था दिल्ली का। लेकिन उत्तराखंड का ये जो पर्वतीय जिला है, ये पूरे देश में बड़ी भारी गलतफहमी इस पूरे क्षेत्र को लेकर के थी, क्योंकि हमारे आंकड़े उत्तराखंड के जो उस वक्त तो 8 ही जिले थे, नवा हरिद्वार तो उसमें बाद में जोड़ा गया, 9 के 13 हुए। इन क्षेत्रों की अलग से कोई सर्वे नहीं था, और अलग से सर्वे ना होने के कारण हम यूपी का जो पिछड़ापन है हमको उससे जोड़ दिया जाता था। आज राज्य अलग बना तो लगभग 20 साल के बाद जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अपना कॉलर इस तरह से खड़ा करने का हमारे पास कारण है। कारण यह है कि हम आज पूरे देश में हमारा तीसरे नंबर पर है साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जब हम बात करते हैं, और इससे भी गर्व की बात यह है कि हमारे यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिटरेसी रेट का जो अंतर है वो मात्र 3% है। देश के अन्य हिस्सों में ऐसा नहीं है, 20% तक का फर्क है देश के अन्य हिस्सों में। शहरी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ बस 89%, ये आंकड़ा मेरे पास संयोग से सिर्फ पुरुषों का है, ये वाला आंकड़ा, बाकी मेरे पास सबके हैं। 89.05% तो हमारे यहाँ शहर में, शहरी क्षेत्रों में पुरुष लिटरेसी है, पुरुष शैक्षिक दर है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा पीछे नहीं है, 86.62%, लगभग 2.5% का फर्क है। 2.5% का, यस बिल्कुल 2.5% का फर्क है, तो ज़्यादा पीछे नहीं है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले एक आपको आज मैं फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ। आज आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता था कि पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम है, वहाँ शायद पहाड़ी लोगों को कहाँ पढ़ाई लिखाई में कहाँ रुचि होगी, देहरादून पढ़े लिखों का शहर है। तो आज मैं आपकी एक तो ये जानकारी दुरुस्त कर दूं कि देहरादून में जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पुरुषों का डाटा दे रहा हूँ ज़्यादा, उस पर 90.32% साक्षरता दर देहरादून में है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जो साक्षरता दर में देहरादून से पीछे हैं, जिनमें 2 जिले तो मैदानी हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये 2-2.5-3% पीछे हैं देहरादून से। देहरादून में इन 2 जिलों से साक्षरता दर ज़्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि देहरादून में अगर कोई रह रहा है तो वो पढ़ा लिखा होगा, साक्षरता दर वहाँ पर बहुत अच्छी होगी। मगर आपको जब ये बताऊंगा कि बाकी 9 जिले, वो पहाड़ी जिले, हाँ मैंने अभी आपको गिनवाया ना, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, एक उत्तरकाशी जिला जरूर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है देहरादून के मुकाबले में, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-1.5%। वहाँ हरिद्वार और उधम सिंह नगर से तो साक्षरता दर ज़्यादा है, लेकिन देहरादून से कम है। लेकिन जब हम बात करते हैं अन्य
9 पर्वतीय जिलों की, जो लगभग पूरे ही पर्वतीय जनपद हैं, वो उनमें पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देहरादून से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इन पहाड़ी जिलों में हैं। और उसमें भी चमोली और रुद्रप्रयाग तो टॉप करते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सभी जिले जहाँ साधन थोड़ा दुर्गम थे, जहाँ पैदल स्कूल जाना पड़ता था या जाना पड़ता है आज भी, वो साक्षरता दर में आगे हैं, बहुत आगे हैं। और पुरुषों की साक्षरता दर तो बहुत आगे है ही, महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो इसलिए जब ये बात समझ में आती है कि पिछले 20 वर्षों में जो औद्योगिक विकास, जिस विकास की दौड़ में पिछड़ेपन की वजह से हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, जिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जहां पर माना जाता था कि सबसे ज्यादा अंधेरा है, थोड़ी रोशनी इन विकसित स्थानों से भी चली जाएगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल को भी हम गिनते थे कि यहाँ से थोड़ा हिस्सा विकास का वहां भी चला जाएगा। वो आज भी ज्यों के त्यों है। सिर्फ एक कार्यकाल को, नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल को अगर उसका आकलन करें तो सिर्फ ये 4 जिले थे जिनमें औद्योगिक विकास हुआ, या ये कहें कि उद्योग धंधे लगाने के, विकास करने के, इसको एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने के जो गंभीर प्रयास हुए, वो केवल इन 4 जिलों तक सीमित हो गए। वो भी मैं स्पष्टवादी हूं, नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल के शुरू के 3 साल मैक्सिमम 3 साल, बाद में तो फिर उनकी गाड़ी भी शायद उनकी उम्र की वजह से थोड़ा विस्मृति एक उम्र के साथ आ जाती है, वो उनको भी आने लगी। अब ये ब्यूरोक्रेसी तो बहुत तेज होती है ना, जब इनकी समझ में आ गया कि टॉप बॉस चीजें भूलने लगा है तो फिर फाइलों की गति बदल जाती है। लेकिन उन्होंने जो शुरुआती अपना दौर था उसमें बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट किया। हरिद्वार, सिक्कुल, पंतनगर, माफ कीजिएगा, सितारगंज, हरिद्वार, सितारगंज और उसको पंतनगर भी कह सकते हैं, रुद्रपुर, इन 3 जगह पर उन्होंने अपने कौशल से, बिना पैसा खर्च किए, बिना जमीन अधिग्रहण करे, उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया डेवलप कर दिया। कहना ना होगा कि जब वो यूपी में थे तो उन्होंने काशीपुर, जहाँ से वो विधायक रहे कई बार, उस क्षेत्र का तो उन्होंने पहले ही डेवलपमेंट काफ़ी कर रखा था। इस बात को लेकर के कई बार लगता भी था कि शायद तिवारी जी अपने कुमाऊनी क्षेत्र के प्रति ज़्यादा उनका लगाव है। हालांकि वो हम भी बोलते थे, हमारी भूल थी। जिन क्षेत्रों में उन्होंने पहले इंडस्ट्रीज लगाई, वो वहाँ के लोकल उद्यमी जो इत्तेफाक से गैर कुमाऊनी मूल के थे, सिख लोग, पंजाबी लोग उस पर ज़्यादा थे। वो चाहे राइस मिल हो, चाहे शुगर मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, ये सब पहले से जो एस्टेब्लिश थी वहाँ पर, वो ज़्यादातर गैर पहाड़ी मूल के लोगों ने की थी। तो ये आरोप भी उनके ऊपर राजनीति से प्रेरित था। ये आरोप वो लोग लगाते थे जो जानते नहीं थे। सच्चाई है कि पहाड़ के लोगों ने अपवाद जरूर थे। पहाड़ के लोगों ने कभी उद्योग धंधों की तरफ आगे बढ़ने का साहस ही नहीं जुटाया, ये सच है। और नतीजा ये हुआ कि उस क्षेत्र में जहाँ काशीपुर वगैरह में पहले से था और पहले से ही उद्योगों का वातावरण था, वहाँ उद्योग थे, लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ पर काम मिलने लगा था। उसी के बगल में पंतनगर विश्वविद्यालय की सरप्लस जमीन का अधिग्रहण करके, ऐसे ही BHEL की सरप्लस जमीन का, वो जमीन जो अधिग्रहण तो कर ली गई थी लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो तिवारी जी का विजन था ये, मुख्यमंत्री बनते ही उनको पहला अवसर मिला और उन्होंने वो जमीनें केंद्र सरकार के बड़े बड़े अधिष्ठानों से वापस ले ली और वापस लेकर के उन्होंने उसको औद्योगिक क्षेत्र बना दिए। तो वो जगह आज इस्तेमाल हो रही है। जहाँ पहले सिर्फ जंगली जानवर घूमते थे, जिस क्षेत्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास उग रही थी सिर्फ, उस क्षेत्र को उन्होंने डेवलप कर दिया। तो ये 9 जिले पहाड़ के आज भी उद्योग से वंचित हैं। सरकारों का ये हाल है कि सरकारें तो
अपना ही बोझ नहीं उठा पा रही। हर 3-4 महीने में सरकारों को 500-700 करोड़ रुपया बाजार से ब्याज की बोली लगाकर उठाना पड़ता है। रिजर्व बैंक स्लॉट जब देता है ना, लॉट पूरा है कि ये लॉट हमने देना है राज्यों को, तो उसमें बोली लगती है कि कौन ज्यादा ब्याज देगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये प्रमाणिक खबर है, हम सबसे ज्यादा ब्याज, हम इतना ज्यादा ब्याज ऑफर कर देते हैं वहां, उसे वापस कौन करेगा, ब्याज कैसे दिया जाएगा, इसकी कोई योजना हमारे पास नहीं है। लेकिन हम सबसे अधिकतम बोली लगा करके रिजर्व बैंक से वो पैसा उठाते हैं। काहे के लिए? तनख्वाहें देने के लिए। हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ऐसे में नई भर्तियों की तो भाई बात ही भूल जाओ। 2005 के से पुरानी जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों में भी उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ये भी स्पष्ट है। हाँ, तनख्वाहें बहुत अच्छी मिल रही है, वो सही है, उनको पहले से मालूम है। लेकिन हम उत्तराखंड के लोग तो नौकरी करते ही पेंशन के लिए थे कि अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम सांस तक पेंशन मिलेगी और हमारे बाद हमारे जो भी परिजन हमारे हम पर आश्रित हैं उनको भी थोड़ा कम ही सही, आधी ही सही, लेकिन उनको भी मिलेगी। हम उत्तराखंड के लोग चाहे चपरासी की नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी इसलिए पसंद करते थे कि वह पेंशन मिलती थी। हमको जितना चार्म 60 साल तक, 58 साल तक बिताने का था ना, उससे ज्यादा चार्म इस बात का था कि 58 साल के बाद ईश्वर की इच्छा से जितनी भी उम्र बचेगी उसमें घर बैठ के खाने के लिए इंतजाम सरकार की तरफ से हो जाएगा। ये एक बड़ा कारण था। अब वो भी खत्म हो गई। आपने सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, उद्योग धंधे आपने लगाए नहीं, हमें नौकरी के अलावा कुछ और आता नहीं। और अब आ गया ना वही समय, संकट काल। 1.25 साल से पूरे देश भर के उद्योग धंधे भी बंद हैं। पहले दौर में लगभग 8-9 लाख लोग पूरे देश भर से वापस आए थे, यानी 1 करोड़ 10 लाख आबादी वाला 1 करोड़ 20 लाख मान लीजिए प्रवासियों को मिला। अगर 1 करोड़ 20 लाख आबादी, जिसमें से जो सक्षम है 16 साल 18 साल से छोटी उम्र के लोगों को तो निकाल दीजिए, अगर 30-40 लाख लोगों में से 8 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से अपने घर लौट करके आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आर्थिक संकट उत्तराखंड पर आने वाला है। इतने वो लोग जो रोजगार, जिनके रोजगार पर यहाँ की अपने घर के, अपने परिवार की इकोनॉमी चलती थी, वो अचानक बेरोजगार हो गए। हम उनको नहीं रोक पाए क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। और ये जो दूसरा दौर आया है, इसमें जो आंकड़े आए हैं, इसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग, आंकड़े अलग अलग हैं क्योंकि सरकार इन आंकड़ों के संकलन में रुचि नहीं दिखाती, क्योंकि आंकड़े आएंगे तो सवाल उठेंगे, सवालों का जवाब सरकारें देना नहीं चाहती। आज मैं अपने नौजवानों की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी बहुत सारे अगली पीढ़ी के नौजवान हैं। कुछ भाग्यशाली थे जिनको नौकरियां मिल गई, अब कोई उम्मीद नहीं है, और सभी पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई का दर तो मैंने आपको बता दिया। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि देहरादून के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं है। मैंने आपको आंकड़े बता दिए। चमोली के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रुद्रप्रयाग के, पौड़ी गढ़वाल के, टिहरी के, चंपावत के, जी देहरादून से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कभी आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा। और हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। जो चौका चूल्हा घर में कर रही है ना, वो MA B.Ed है, आपको शायद जानकारी ना हो। हाँ, इसका ये नुकसान तो जरूर हुआ कि पढ़ लिख करके हमारी बहू बेटियां अब जंगल नहीं जाती, वहाँ से लकड़ी लेकर के आना उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ा लिखा बेटा, पढ़ी लिखी बहू, पढ़ी लिखी बेटी जब ये हमारे समाज में आज आगे आ गई है, तो उसको नौकरी नहीं देंगे, उसको हम रोजगार नहीं देंगे, उसको हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज में हम काम नहीं देंगे, तो अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा ना, विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। मैं ये अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 60-70 पहले वाला उत्तराखंड नहीं है। तब हमारी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन तब हमने दुनिया को देखा भी नहीं था। आज हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। आज हमको घर में आटा भी चाहिए
और अपने स्मार्टफोन के लिए डाटा भी चाहिए। हम इंटरनेट पर भी हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। हमें आज केबल भी चाहिए, हमें आज अपने फ़ोन के लिए टॉक टाइम भी चाहिए। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। हमको आज 24 घंटे बिजली भी चाहिए। हमको आज घर के आंगन तक, घर के अंदर और स्वच्छता से भरपूर टॉयलेट्स भी चाहिए। तो आज हमारी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। और ये सब तो तभी आएगा जब हमारे घर आंगन तक, घर के बाहर तक, हमारे गांव तक कम से कम सड़क जाएगी। तो ये चारों तरफ से आज हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं। हमको बहुत कुछ, हमें भी एक्सपोजर मिला। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरा जन्म भी बाहर हुआ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जन्म वहाँ हुआ। तो इसके बड़े गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। तो ये हमारा नौजवान जाए कहाँ, ये सवाल हम सरकारों से पूछना चाहते हैं। और अपने नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नौकरी के बगैर जीवन खत्म हो जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। अपना काम भी किया जा सकता है। और यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हाँ, ये सही है कि वक्त खराब चल रहा है, और 2013 के बाद से तो लगातार हम लोग संकट में हैं। 2013 की केदार आपदा के बाद वो 1 करोड़ पर्यटक जो उत्तराखंड आया करता था, और हालांकि हमने आज भी उनको बहुत कुछ अपने यहाँ का देने के लिए देसी उत्पाद हमने कोई पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी 2 रुपये 4 रुपये का वो खाने पीने का पैकेट, 2 रुपये 4 रुपये के मुनाफे वाला वो खाने पीने का पैकेट बेच करके हम अपना गुजारा तो करते थे। हम चाय बनाते थे, हम होटल व्यवसाय से हम लोगों को गेस्ट हाउस कमरा भी दिया करते थे। लेकिन ये काल हमेशा नहीं रहेगा। भविष्य के लिए नौकरियों की तलाश बंद कर दीजिए। ये चुनावी वर्ष है। अगर इस साल नौकरियां नहीं हैं, समझ गए मेरी बात को, गंभीरता से लेना। ये पंच है आज की पूरे इस वीडियो का। अगर इस वर्ष नौकरियां नहीं हैं, क्योंकि लोक लुभावने फैसले, झूठी घोषणाएं सरकारें चुनावी वर्ष में करती हैं, अगर अब नहीं है तो भविष्य में भी नहीं होंगी। ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरियों का तो हमेशा के लिए ये मामला समाप्त हो गया है। आज मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि गंभीर विचार करिए, अपना ही कोई रोजगार, अपना ही कोई स्किल डेवलपमेंट करके पैदा करिए। इस पर एक दिन में लंबी चर्चा नहीं हो सकती, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। मैं अभी वायदा नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, अगर मेरी अगले कुछ घंटों में इस पर स्टडी हो पाई, कि मैं कल इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करूं। क्योंकि ये कह देना बहुत आसान है कि अब अपना कारोबार करो, मगर वो कारोबार क्या हो, उसका क्या स्वरूप हो, और उसमें कम से कम जोखिम कैसे हो, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि हम छोटी पूंजी वाले लोग हैं, हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, और जोखिम लेना अब थोड़ा थोड़ा तो हमें आ गया, लेकिन मूर्खता में सारी पूंजी एक जगह डालना भी मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। मेरी कोशिश होगी। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये दिमाग बना लीजिए कि नौकरियाँ नहीं है, और बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति के हमारे जो राजनीतिक दल है, ये कहीं हमारे पहाड़ों में कोई उद्योग धंधे और निजी नौकरियों की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। ये फेल हो गए। इनसे आशा छोड़ दीजिए। और चलिए, बोलते बोलते मैंने मन बना लिया, अब मैं कल इसका पार्ट 2, मैं इसको आज पार्ट 1 ही कर रहा हूँ, इसका पार्ट 2 कल मैं डालूंगा फिर से। और उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में 20 काम किए हैं, बहुत से काम किए, बहुत से काम बंद किए, सीखा। आदमी या तो कहते हैं ना, एक बोला तो मैंने चुनाव के संदर्भ में था, या तो आदमी जीतता है या सीखता है। तो मैंने दोनों स्वाद चखे हुए हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं कल आपके साथ अपने अनुभव, अपने नौजवानों के साथ अनुभव, उनके भविष्य के लिए शेयर करूंगा। आज आप मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कल फिर इसी वक्त बाद लगभग 11:30-12 बजे, कल क्या 12 जून संभवतः हो जाएगी, 12 जून को आप मेरे साथ फिर से एक बार जुड़िएगा। आज मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।